हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार सरोज है। आज का हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो क्लास 12th है, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन के क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है कि ये उसका सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद देखेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। फिर इस पे बेस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। सॉल्यूशन पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, सपोज करो कि अपना कोई इक्वेशन दिया हुआ है इधर। ठीक है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें सॉल्यूशन क्या होगा। मान लो यहाँ x+3 है, तो सिंपल सा है कि x की क्या वैल्यू रख दिया जाए कि ये इक्वेशन पूरी तरीके से जीरो बन जाए। तो हमें पता है कि अगर x की वैल्यू -3 रख दिया जाए तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखो, अगर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2y-3, तो y की क्या वैल्यू रख दी जाए कि ये इक्वेशन क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो हमें पता है कि अगर y की वैल्यू यहाँ पर 5 रख दें तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन जीरो बन जाएगा पूरी तरीके से। तो दोस्तों ये इस वाले इक्वेशन में हमने देखा कि अगर x की वैल्यू -3 रख दें तो ये जीरो बन जाएगा। y के जहाँ पे अगर हम 5 रख देंगे तब ये जीरो बन जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू -3 हमने रखा है और यहाँ y की वैल्यू जो 5 रखा है, ये सॉल्यूशन है किसका, इस वाले इक्वेशन का। और ये वाला सॉल्यूशन है किसका, इस वाले इक्वेशन का। क्योंकि x=-3 रखने पर ये इक्वेशन क्या बन गया, जीरो बन गया। का मतलब इसका ये है कि -3 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले इक्वेशन को। और इस वाले इक्वेशन में y=5 रखने पर ये जीरो बन गया। तो इसका मतलब y=5 ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि x=-3 इज द सॉल्यूशन ऑफ x+3 0 का, क्योंकि इसकी वैल्यू रखने पर ये क्या बन गया, जीरो बन गया। तो ये उसका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। तो सपोज करो कि अपने पास कोई भी इक्वेशन है, यहाँ पर y=c1 cos x प्लस c2 sin x। तो बच्चों जो ये c1 और c2 दिख रहा है, आर्बिट्री कांस्टेंट वो होता है। कांस्टेंट हमें पता है कि क्या होता था, कि अगर कोई भी चीज़ देखोगे तो उसमें जैसे x+2 है, तो ये अपना क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये अपना क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन बात आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की करें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होता है जिसके अंदर मान लो अपना इधर लिखा हुआ है y=ax+c। तो जो ए दिख रहा है और जो सी दिख रहा है, ये अपना क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। ये अब क्या होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। जैसे यहाँ पर इक्वेशन में c1 और c2 मतलब जो अलजेब्रिक फॉर्म में हो, जिनकी कोई वैल्यू ना हो, तो अपने क्या होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो y= अगर a1x² लिखें और bx+c लिखें, तो ये जो आपके a1 और a2 और ये दिख रहे हैं, ये अपने क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है जो कोई सा भी वैल्यू ले सकता है, जो ऐसी वैल्यू के लिए रखा हो, जो मुझसे मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में क्या होता है, वैल्यू सेम नहीं होता है, वैल्यू बदलती रहती है। मतलब a1 b और c ये कोई भी वैल्यू टेक कर सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट आपके इन वेरिएबल पर नहीं पड़ने वाला। मतलब a1 और b1 और c1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, वो हमें नहीं पता, इसलिए a1 b और c लिया जाता है। तो इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट आपका जैसे इक्वेशन में ये है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात किया जाए तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, कोई वेरिएबल होगा जो एग्जिस्ट करेगा इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो अब उसके बाद हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता
जनरल सॉल्यूशन, इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं। जनरल सॉल्यूशन ये कहता है कि सॉल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें कहता है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने देखा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं, ये होते हैं ये और ये। तो कह रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मान लो ये आपका यहाँ पर x प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो कह रहा है कि x की वैल्यू क्या रख दें कि जीरो बन जाए। तो हमें पता है कि x की वैल्यू अगर माइनस ए रख दें तो ये जीरो बन जाए। तो ये x इक्वल टू क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया इधर। तो उसी तरीके से ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया जिसकी वैल्यू रखने पर ये जीरो बन गई। तो वही कह रहा है अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट आता है तो उसे जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन इसका डिफरेंशियल का इक्वेशन का अगर कहेंगे तो उसके लिए ये है एग्जांपल। अब बात डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता है कि होता क्या है। अगर मान लो ऐसे पे कोई यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लिखा है और इधर थ्री एक्स इक्वल टू जीरो है, तो ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके डी वाई बाई डी आ गया, डेरिवेटिव आ गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो नॉर्मल के लिए तो अपना सोल्यूशन ये होता है, लेकिन बात अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की हो रही है तब सॉल्यूशन का मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। कि अब मीनिंग ये रहेगा कि ऐसा ऐसा बताओ, मतलब सॉल्यूशन जिसकी वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में रखने के बाद वो जीरो बन जाए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात ये करें तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस सी, यहाँ पर आपका जो सी है ये आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। मतलब ये आपका जो ये पूरा है सी, यहाँ आ गया आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब कोई भी इक्वेशन हो अगर उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है तो जनरल सॉल्यूशन होगा। अभी हमने यहाँ पर देखा था तो ये भी बात हमने क्या किया था आर्बिट्री कांस्टेंट का, तो C1 और C2 आर्बिट्री कांस्टेंट। लेकिन अगर इस पूरे की बात करें तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, या इस पूरी की बात करें तो आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो उसी तरीके से तो ये आपका y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस सी, तो c आ गया। c आपका क्या है, c आपका क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लेकिन ये y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी क्या है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन है ये आपका। ये एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि अगर लिखें यहाँ पर y इक्वल टू ई एक्स साइन टू एक्स प्लस टू अपॉन टू एक्स की पावर फोर प्लस टू सी, या तो ये लिखें y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका ये है ये आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन ही है। बस उसके अंदर आपके कांस्टेंट आने ही चाहिए, उसके अंदर आपके कांस्टेंट आने चाहिए। जैसे ये इस वाले इक्वेशन के अंदर यहाँ पर ए आ रहा है बी आ रहा है, तो ए और बी क्या है अपना आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अब हम देखेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन को एक मिनट, जनरल सॉल्यूशन को प्रिमिटिव भी बोलते हैं, तो ये आप मत भूलिएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जनरल सॉल्यूशन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि इनकी कोई भी वैल्यू अगर उसे रख देंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो अभी हमें आगे देखते हैं कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। देखते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं। अब देखते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। A solution obtained
फ्रॉम जनरल सोल्यूशन। कह रहा है कि ऐसा अगर कोई सोल्यूशन मिल रहा है कहाँ से, जनरल सोल्यूशन से, बाय गिविंग पार्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई वैल्यू निकाल के हम, मतलब जनरल सोल्यूशन से अगर कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब मान लो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन हमको मिल रहा है, किससे मिल रहा है, जनरल सॉल्यूशन से मिल रहा है, ठीक है, कैसे मिल रहा है, आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई वैल्यू रखने के बाद, तब उसे कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से एक बार समझना, अगर कोई भी सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, किससे मिल रहा है, जनरल सॉल्यूशन से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, आर्बिट्री कांस्टेंट जो आता है उसकी वैल्यू रखने के बाद, तो हमें क्या कहलाएगा, वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। एक तरह से सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इक्वेशन है जिसके अंदर आपका आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसा कोई इक्वेशन जिसके अंदर आपका आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे y इक्वल टू 3x+3, तो इसके अंदर आपके कहीं दूर दूर तक आपका ABC नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर y इक्वल टू x² + 11x+7, ठीक है। तो जैसे यहाँ दूर दूर तक आपके क्या है, कोई भी इक्वेशन नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। कोई भी इक्वेशन तो दिख रहे हैं, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि y इक्वल टू 3x+3 है, लेकिन यहाँ पर a b या c1 इस टाइप का कोई भी वर्ड नहीं दिख रहा है, या कोई भी लेटर इस टाइप का नहीं दिख रहा है, तब ये क्या है, आपके पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो ये आपका क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। और ये भी आपका क्या है, ये दोनों क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब कि ये आपका ऑब्टेन किया गया है, किसी भी, ये पहले कुछ रहा होगा जिसमें आपके आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू रखी गई, जिसकी वजह से आपको मिल गया वापस से, ठीक है। अभी हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सॉल्यूशन, अभी एक बार फिर से रिकॉल कर लेना, सॉल्यूशन कैसे, यार पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जब मिलता है किससे, जनरल सॉल्यूशन से। कैसे मिलता है, जब कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू रख दिया जाए, ठीक। तो ये जो आपको सॉल्यूशन मिला है, ये पहले कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू रखी गई होगी, जिसकी वजह से ये आपको मिला है, तो इसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस पर बेस एक एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि वेरीफाई करो कि ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि आप वेरीफाई करो कि ये जो चीज़ें, ये जो आपको दी हुई है, y इक्वल टू e⁻³ ये क्या है, सॉल्यूशन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, पहला ये गिवन है, क्या वो चीज़ें देख लेते हैं। y इक्वल टू e⁻³ ठीक है, ये दिया। अब कह रहा है कि ये इसका चेक करो कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि अगर ये वैल्यू रखने के बाद ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये कितनी बार डिराइव किया, कितनी बार, कितना ऑर्डर है इसका, टू, मतलब ये दो बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो पहले उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपका ये एक्स है, ठीक है। तो dy/dx करेंगे, तो हमें क्या पता है कि डिफ्रेंशिएट क्या है, कैसे होता है, ये e⁻³ रह जाएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले को, तो हो जाएगा -3। तो ये आपका dy/dx जो आएगा वो आ जाएगा -3x, ये आ गया। फिर अब इसी को डबल डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। जब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये d² हो जाएगा। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3e⁻³ होगा, फिर इसको करेंगे तो -3x हो जाएगा। तो इसका आएगा 9e⁻³ हो जाएगा, ठीक है।
ये आ गया। अब हमें यहाँ पर वैल्यू दी है, ठीक है, तो यहाँ साइड में इसकी वैल्यू लिख लेते हैं इधर। तो अपना जो डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर आया है आपका 9x e⁻³ ठीक है। हमारा डी वाई बाई डी एक्स भी मिल गया, यहाँ डी डबल डेरिवेटिव भी मिल गया, ठीक है। y की वैल्यू हमें दी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। इसने बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि हमें सॉल्यूशन चेक करना है कि उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए अगर ये जो वैल्यू हमको मिली हुई है इधर, ये और ये जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू उठाकर अगर इस वाले इक्वेशन में हम रख देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर ये 0 बन गया तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो आपका है ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो रखते हैं वैल्यू को, तो डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ हो जाएगा 9x e⁻³ डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -3 e⁻³ यहाँ हो जाएगा 6। y क्या है, y आपको दिया हुआ ये, तो यहाँ हो जाएगा e⁻³ तो यहाँ हो जाएगा 9x e⁻³ ये हो जाएगा -3 -3x हो जाएगा -6 e⁻³, ठीक है। तो और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x e⁻³ ये दोनों प्लस का साइन है तो ऐड हो जाएगा, सेम साइन है तो प्लस होगा, तो हो जाएगा 9 e⁻³, ठीक है। तो अब देखोगे ये और ये दोनों सेम है और एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ये वैल्यू, ये हमने इसमें बोला था कि इस वाले चेक करना है इसका कि ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो हमने देखा यहाँ डबल डेरिवेटिव है तो अपने डबल डेरिवेटिव कर दिया, ये था ये भी जो एक सिंगल डेरिवेटिव कर दिया, ये रख दिया y की। तो ये वैल्यू उठाकर हमने इस इक्वेशन में रख दिया, तो देखा सब के सब मतलब कट गए और वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमने देखा था सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन ये होता है कि अगर कोई भी वैल्यू रखने पर, किसी भी इक्वेशन में रखने पर अगर वो पूरी तरीके से 0 बन गया तो उसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पर ये 0 बन गया है तो इसका मतलब है कि y = e⁻³ is the solution of dy dx² dy by dx और -6y = 0। इसका मतलब है कि ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया हो अच्छे से कि आपका सॉल्यूशन क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।